हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हमें आशा है तुम लोग अच्छे ही होगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पिछला क्लास में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़े थे। याद भी होगा तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अगर नहीं याद है तो तुम लोग पीछे का वीडियो एक बार देख लेना खोल करके, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पता चल जाएगा। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग क्या करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स कितना होता है, टॉर्क कितना होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। आज हम लोग उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इलेक्ट्रिक डायपोल को कहां रखना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। फिगर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे। तो आओ पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले चाहिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना कंसीडर कर लेते हैं? तो इसका इंटेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं हम लोग वेक्टर ई। समझ गया तुम लोग? तो यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इंटेंसिटी कितना है? वेक्टर ई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डायपोल को रखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को। तो आओ एक डायपोल भी ले लेते हैं हम लोग। यहां एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और यहां नेगेटिव पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू। तो किसी भी डायपोल में दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेज होते हैं। तो यहां भी इस डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। और इस डायपोल का लेंथ कितना कंसीडर कर लेते हैं? तो डायपोल का लेंथ है 2L। और यह डायपोल अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो अभी यह थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, तो यह डायपोल है जिसका लेंथ 2L है, और यह जो डायपोल है अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अब बच्चों, हम लोग इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? तो यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। यह 90 डिग्री होगा। अगर यह थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है यह एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, इसे बी कंसीडर कर लो, और इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have taken uniform electric field of intensity E. Now this is the dipole. The dipole consists of 2 point charges plus Q minus Q, and the separation between these two charges is 2L. This 2L is called length of dipole. अब हम लोग यहां से नॉर्मल ड्रॉ करके इसे ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना चुके हैं। यह एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल थीटा होगा, क्योंकि अभी यह डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा।
अब तुम लोगों से पूछते हैं एक, इन ट्रायंगल ABC बतलाओ तो साइन थीटा इक्वल्स कितना होगा। तो साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, AC, और हाइपोटेनस कौन है, AB। तो यह हो जाएगा AC अपॉन AB। AC इक्वल्स हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB का वैल्यू पुट करो 2L, AC का वैल्यू हमारे पास हो गया है 2L साइन थीटा। इसकी जरूरत होगी हमें, ठीक। अब कंसीडर कर लो, लेट इसे क्या कहते हो, याद है तुम लोगों को, याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द डायपोल। और वेक्टर E क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और यहां जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। P Q इंटू 2L को P कहते हो, यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब इस फिगर में हम लोगों को और एक चीज एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। पहले यह बतलाओ कि इस डायपोल में कितने चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्जेज, और दोनों पॉइंट चार्जेज कहां पर रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसी भी चार्ज को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब वह चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे तुम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हो, ठीक। उस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अगर चार्ज पॉजिटिव है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, अगर चार्ज निगेटिव है तब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट। अब यहां यह जो दोनों चार्ज है यह भी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसका मतलब है यह चार्ज भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और यह चार्ज भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यह चार्ज पॉजिटिव है, इसी कारण यह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, जबकि यह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट। तो सपोज कर लो कि यह जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है यह कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वेक्टर F1, और इसका वैल्यू क्या होगा बतला सकते हो, प्लस QE। Why प्लस, बिकॉज दिस पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक। तो यह जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है यह F1 इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है, क्योंकि यह चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, तो पैरेलल है। अब चलो आगे चलते हैं। सिमिलरली यह जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है यह भी तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब यह जो चार्ज है यह नेगेटिव है, इसी कारण यह जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट। तो सपोज कर लो कि यह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वेक्टर F2। इसका वैल्यू क्या होगा बतला सकते हो,
इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू वेक्टर ई। कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा F2 इक्वल्स माइनस क्यू वेक्टर ई। यहां माइनस के कारण ही तो यह जो फोर्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है? अपोजिट है। अब देखो, यह जो दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है बतलाओ तो? अपोजिट है। लेकिन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब फिर से एक बार हम फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें एक डायपोल को रख दिए हैं। इस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है? P, और P का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2L। ठीक, यह E जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। अब हम लोग सपोज कर लिए कि यह डायपोल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब हम लोग यहां से एक नॉर्मल डाल के यहां से ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लिए ABC। अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा, और AC का वैल्यू हमारे पास हो जाता है 2L साइन थीटा। किसका वैल्यू? AC का वैल्यू 2L साइन थीटा। अब हम लोग फिर से अगर फिगर के तरफ चले तो यह जो दोनों चार्ज है यह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कोई भी चार्ज अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यह चार्ज भी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना? F1। यह चार्ज पॉजिटिव है, इसी कारण यह जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F1, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। यह चार्ज भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन इस F2 का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, क्योंकि यह चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। और यहां पर एक चीज और आता है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, जो फिगर में तुम लोग देख चुके हो। अब आता है स्पेशल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है नेट फोर्स ऑन द डायपोल। बच्चों तुम ही लोग बतलाओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट इक्वल्स हो जाएगा, डायपोल पर कितने फोर्स लग रहे हैं? तुम लोग कहोगे सर यह जो डायपोल है इस पर दो फोर्स लग रहा है, F1 एंड F2। F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू पुट करो तो F2 का वैल्यू जीरो वेक्टर। कह सकते हो दैट इज अ डायपोल in uniform electric field experiences no net force. A dipole in uniform electric field experiences no net force. इसका मतलब हुआ कि कोई भी डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। डायपोल
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ गया? तो जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वह कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। Therefore, the dipole will not perform ट्रांसलेटरी मोशन। बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब तो जानते हो। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है अपना पोजीशन को चेंज करना। जैसे यहां है तो यहां से यहां आना, या यहां से यहां जाना, या यहां से यहां आना, इसे कहा जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। अब तुम ही लोग बतलाओ, जब डायपोल पर नेट फोर्स ही नहीं लग रहा है तो क्या नेट फोर्स के बगैर वह अपना पोजीशन चेंज कर सकता है? नहीं ना। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो डायपोल कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, इसी कारण वह ट्रांसलेटरी मोशन भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, बतलाइए तो वह कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कहेंगे सर वह कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर वह पूछ दे कि क्या वह ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, तो कहेंगे नहीं सर, जब नेट फोर्स ही नहीं लग रहा है उस पर तो वह ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म नहीं करेगा। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह बच्चों ज्यादातर पूछा जाता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क, तुम लोग जानते ही हो कि टॉर्क को किससे डिनोट करते हो? टॉ से। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दी डायपोल। सबसे पहला बात आता है कि डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस क्यों करता है। आखिर डायपोल पर टॉर्क लगता क्यों है, कैसे समझेंगे टॉर्क लग रहा है। अब चलो फिगर को देखो। यह डायपोल है, देख रहे हो, यहां पर F1 फोर्स लग रहा है और यहां पर F2 फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो तो इक्वल है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों फोर्स जो है वह सेम लाइन में एक्ट भी नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग लाइन में एक्ट कर रहा है। यह देखो अलग लाइन में और यह देखो अलग लाइन में, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। तो यहां टू फोर्सेज है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो जब दो फोर्स हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तब दोनों फोर्स मिल करके बनाता है टॉर्क। क्या फॉर्म करता है? टॉर्क। तो यहां भी दोनों फोर्स मिल करके टॉर्क बनाएगा, ठीक। और जो टॉर्क बनाएगा उसी टॉर्क के कारण यह डायपोल ऐसे रोटेट करेगा, रोटेटरी मोशन करेगा, ठीक। ट्रांसलेटरी मोशन तो करेगा नहीं, या अपना पोजीशन तो चेंज कर पाएगा नहीं, लेकिन टॉर्क के कारण यह रोटेटरी मोशन परफॉर्म अवश्य करेगा, ठीक। तो समझ गया, इस पर टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता है, फोर्स 0 हो जाता है, नेट फोर्स। तो बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
between the forces. The torque equals magnitude of force into perpendicular distance between the forces. तो टॉ इक्वल्स कोई भी फोर्स ले लो, F1 या F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। तो हम लोग ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ F1 इंटू, अब कौन बतला सकता है कि दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? F1 और F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC, AB नहीं है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है जिसका वैल्यू है 12 sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग? AC लेंगे। AC F1 का वैल्यू पुट करो तो मॉडुलस ट्वेल्व साइन थीटा QE 12 साइन थीटा टॉ इक्वल्स Q एंड 12 को एक साथ करो। इंटू E साइन थीटा। बच्चों इसे P लिखेंगे हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है यह टॉर्क का। इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। इन वेक्टर फॉर्म टॉ इक्वल्स हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहां जो टॉर्क है वह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर कब प्राप्त होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो वेक्टर टॉ इक्वल्स वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। अब बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नोट नंबर 1, tau will be maximum if theta equals 90 degree, that is vector P is perpendicular to vector P। तो बच्चों टॉर्क तब मैक्सिमम होगा जब थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब होगा? जब तुम्हारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। जैसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम्हारा डायपोल ऐसे हो, ठीक, परपेंडिकुलर हो। तो बतलाओ टॉ मैक्स इक्वल्स कितना हो जाएगा? टॉ मैक्स इक्वल्स हो जाएगा PE साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। यह हो गया PE साइन 91, यह हो गया PE। तो कोई पूछे मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा तो कहेंगे सर PE होगा। और कब होगा टॉर्क मैक्सिमम? जब थीटा होगा 90 डिग्री। tau will be minimum, that is 0, if theta equals 0 डिग्री और 180 डिग्री। बच्चों दो सिचुएशन आएगा जब टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा। जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ठीक। मतलब कह सकते हो दैट इज P इज पैरेलल टू E और P इज एंटी पैरेलल टू E। मतलब जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल हो या जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का एंटी पैरेलल हो।
अब तुम ही लोग बतलाओ तो तब टॉ मिनिमम इक्वल्स क्या हो जाएगा? पीई साइन 0 रखो या 180 रखो, एक ही बात है, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है और साइन 180 का वैल्यू भी 0 ही होता है। तो पीई इंटू साइन 0 हो गया 0। इसे भी समझ गए हो तुम लोग कि टॉर्क तब मिनिमम होता है जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। अब नेक्स्ट चलो थर्ड पॉइंट की तरफ। डायपोल in uniform electric field experiences a torque, hence it will perform रोटेटरी मोशन। तो बच्चों, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, हेंस इट विल परफॉर्म रोटेटरी मोशन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने के कारण वह कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? तो वह परफॉर्म करेगा रोटेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वह परफॉर्म करेगा रोटेटरी मोशन। आओ अब हम लोग चलते हैं नोट 1, 2, 3 के बाद स्पेशल पॉइंट नंबर 3 के तरफ। किसके तरफ? तो स्पेशल पॉइंट नंबर 3। स्पेशल पॉइंट नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। इसे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। अब एक बात बतलाओ, डायपोल कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और डायपोल पर लग क्या रहा है? टॉर्क। तो टॉर्क के कारण डायपोल रोटेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब डायपोल रोटेट होगा तो वर्क डन होगा, और वही वर्क डन कहलाएगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क के कारण वह रोटेट करता है, और रोटेट करता है तो वर्क होता है, वही वर्क उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे the amount of work done in rotating a dipole in uniform electric field is stored as its electrostatic potential. The amount of work done in rotating a dipole in uniform electric field is stored as its electrostatic potential energy. किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
में रोटेट करने में जो वर्क होता है वही वर्क उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। बच्चों, वर्क डन इक्वल्स हो जाएगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन सीधा सा बात है, जब डायपोल को रोटेट करेंगे तो वर्क होगा, तो वर्क डन इक्वल्स होगा टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब तुम डायपोल को रोटेट करते हो तो रोटेट कौन करता है? टॉर्क रोटेट करता है, और जब रोटेट होता है डायपोल तो वहां पर एंगल बनता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इक्वल्स टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Let the dipole is rotated through a small angle d थीटा। मान लो कि अभी डायपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करते हैं, देयरफॉर वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा, टॉर्क कितना लिखोगे बतलाओ तो? टॉर्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी थीटा। तो सबसे पहले मान लो कि डायपोल को स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट किया जाता है, तो देयरफॉर वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा टॉर्क टॉ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। टॉ का वैल्यू पुट करो तो पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। देयरफॉर टोटल वर्क डन in rotating the dipole from एंगुलर पोजीशन थीटा 1 टू थीटा 2। बच्चों, पहले डायपोल को कितना एंगल से रोटेट किए? डी थीटा से, तो वर्क डन कितना हुआ? डी डब्ल्यू इक्वल्स पीई साइन थीटा डी थीटा। अब उसी डायपोल को हम लोग एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करेंगे, और थीटा 1 से थीटा 2 तक जब रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन होगा वह कैसे प्राप्त करेंगे? तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके। क्या करके? डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, जिसका लोअर लिमिट हो जाएगा थीटा 1 और अपर लिमिट होगा थीटा 2, क्योंकि रोटेट जो किया जाता है एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब डी डब्ल्यू का वैल्यू तुम लोग पुट करो तो पहले, तो कहोगे सर डी डब्ल्यू का वैल्यू है पीई साइन थीटा डी थीटा। इसमें पीई कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल से बाहर कर दो, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस को बाहर कर लो, कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। बच्चों, अब तुम लोग अच्छे से जानते हो कि थीटा के बदले पुट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो यह हो जाएगा पीई, जो निगेटिव है वह पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा 1, और जो पॉजिटिव है वह निगेटिव हो जाएगा।
this work done will be stored as the electrostatic potential energy of the dipole। तो यह जो वर्क डन है, यही वर्क डन डायपोल के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल्स हो गया पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसे बच्चों हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। If the dipole is rotated from theta 1 equals 90 degree to theta 2 equals theta, then मान लो कि डायपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और बाद में रोटेट करके कितना एंगल बनाता है? थीटा। पहले 90 डिग्री बनाता है और बाद में रोटेट करके कितना बनाता है? थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले परपेंडिकुलर है और फिर रोटेट करके थीटा एंगल बनाता है। तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा U इक्वल्स पीई कॉस थीटा 1 का वैल्यू कॉस 90, कॉस थीटा 2 का वैल्यू कॉस थीटा। कॉस 90 का वैल्यू बोलो बच्चों 0 माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यह हो गया U इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा। और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। याद रहेगा तुम लोगों को? यहां डॉट प्रोडक्ट इसलिए हुआ है, यहां क्यों? कॉस है। कॉस जब होगा तो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल्स माइनस पीई कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं, या U इक्वल्स माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E भी यूज कर सकते हैं। अब आओ बच्चों इसमें भी पढ़ते हैं नोट। U will be maximum if theta equals 180 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। तो बतलाओ U मैक्सिमम इक्वल्स क्या हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 180 पुट करोगे, U मैक्सिमम इक्वल्स हो गया माइनस पीई कॉस 180, यह हो गया P। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है P। In this case
the dipole will be in unstable इक्विलिब्रियम। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तब उसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने पर डायपोल किस में होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। विल बी मिनिमम इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगा? जब थीटा कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। तो यू मिनिमम इक्वल्स हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे तो यू मिनिमम इक्वल्स हो गया माइनस पी कॉस 0 1। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और मिनिमम होने का अर्थ है कि यहां पर डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इन दिस केस द डायपोल will be in stable equilibrium। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने के कारण डायपोल किस में होगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। थ्री U will be 0 if theta equals 90 डिग्री। तो U equals माइनस PE cos 90। cos 90 का वैल्यू तो तुम लोग अच्छे से जानते हो 0। तो यह हो गया 0। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0 होता है। बच्चों इस टॉपिक को तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर कोई परेशानी होगी, कहीं कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर लिखना। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।